23 मार्च 2012 नासा मिशन कंट्रोल ने स्पेस में मौजूद इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के क्रू को रेडियो पर यह बताया कि बहुत सारे माइक्रो मीटियोराइड 6 मिनट के बाद आईएसएस से टकराने वाले हैं। इस रेडियो मैसेज ने पूरे आईएसएस पर भगदड़ मचा दी। वहां पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स के पास इतना कम वक्त था कि वो इस दौरान अपनी डायरेक्शन भी चेंज नहीं कर सकते थे। पर सवाल ये है कि स्पेस के जिस हिस्से में स्पेस स्टेशन मौजूद है वहां पे बेशुमार माइक्रो मीटियोराइड्स मौजूद होते हैं, तो आईएसएस यानी इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन इन मीटियोराइड से बचता कैसे है। 380 गाड़ियों जितने वजनी आईएसएस की डायरेक्शन चेंज करने के लिए बिना फ्यूल के और बिना अर्थ से मदद लिए बिना कैसे सरंजाम दिया जाता है। एक फुटबॉल फील्ड जितने बड़े आईएसएस को स्पेस में कैसे ले जाया गया, और जब आईएसएस अर्थ की दूसरी साइड पर होता है तो उसके साथ कैसे कांटेक्ट किया जाता है। दोस्तों, $150 बिलियन या फिर 12,375 अरब रुपयों से बनने वाला आईएसएस स्पेस में इंसानों का ऐसा घर है जिसकी मिसाल तारीख में कहीं नहीं मिलती। इसको बनाने के लिए अभी तक सैकड़ों हाईटेक पार्ट्स लग चुके हैं। इसमें 16 प्रेशराइज्ड मॉड्यूल हैं जिनमें रहने और सोने के लिए अलग अलग मॉड्यूल्स हैं, एक ऑब्जर्वेशन डेक के लिए और 6 साइंस लैब के लिए भी अलग अलग मॉड्यूल्स शामिल हैं, जो सभी एयर टाइट टनल के जरिए आपस में जुड़े हुए हैं। इनके साथ साथ आईएसएस में कई स्पॉट्स खाली पड़े हुए हैं, कुछ एक्स्ट्रा कैप्सूल पार्क करने के लिए, तो कुछ में आईएसएस की लाइफ बोट्स हमेशा के लिए पार्कड हैं, ताकि इमरजेंसी की सूरत में अगर कोई मसला होता है तो ये लाइफ बोट्स एस्ट्रोनॉट्स को अर्थ पर सेफली पहुंचा सकें। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन अब तक का बनाया जाने वाला सबसे बड़ा स्पेस स्टेशन है। एक फुटबॉल ग्राउंड जितना बड़ा स्पेस स्टेशन भले ही जमीन से 400 किलोमीटर दूर है, फिर भी इसे जमीन से बाइनोकुलर की मदद से देखा जा सकता है, या फिर इसके साइज का अंदाजा रियल लाइफ ऑब्जेक्ट से लगाना हो तो उसके लिए यूं समझ लीजिए कि बुर्ज खलीफा का बॉटम या उसकी बेस जितनी फैली हुई है, स्पेस स्टेशन उससे भी ज्यादा बड़ा है। आईएसएस का टोटल वजन 4,60,000 केजी है। ये उतना ही वजन है जितना 380 गाड़ियों या फिर 25 पैसेंजर्स बसेस का होता है। पर सवाल ये है कि इतना वजनी और इतना बड़ा आईएसएस स्पेस में गया कैसे। आईएसएस की शुरुआत सिर्फ 2 मॉड्यूल से हुई थी और ये दोनों स्पेस में ही एक दूसरे से कनेक्ट किए गए थे। इनमें से एक मॉड्यूल अमेरिका ने बनाया था तो दूसरा रशिया ने। 1992 में सोवियत यूनियन के टूटने के बाद अमेरिका और रशिया ने आपस में कोलैबोरेट किया और दोनों सुपर पावर्स ने मिलकर स्पेस में स्पेस स्टेशन बनाने का इरादा किया। पहले रशिया ने जारिया नाम का मॉड्यूल स्पेस में भेजा और बाद में अमेरिका ने अपना यूनिटी उसके पीछे रवाना किया। 27,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से उड़ते हुए यूनिटी ने जारिया का पीछा किया। 28 नवंबर 1998 को सुबह के 6:40 पे ये दोनों मॉड्यूल जमीन से 400 किलोमीटर ऊपर एक दूसरे से कनेक्ट हुए और यूं बुनियाद रखी गई इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन की। तब से लेकर पिछले 28 सालों में पूरी दुनिया के इंजीनियर्स ने मिलकर अपने अपने मॉड्यूल्स बनाए और उन्हें रॉकेट के साथ लॉन्च कर स्पेस में आईएसएस के साथ कनेक्ट किया। आज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के साथ यूएस और रशिया के अलावा यूरोपियन और जापानीज मॉड्यूल भी जुड़े हुए हैं। साल 2000 से लेकर 26 सालों में आईएसएस पर कोई भी एक दिन ऐसा नहीं गुजरा जब ये खाली हुआ हो। हर वक्त स्पेस स्टेशन में किसी न किसी कंट्री के एस्ट्रोनॉट्स मौजूद होते हैं। आईएसएस में एस्ट्रोनॉट्स की जरूरियात को पूरा करने के लिए वो तमाम फैसिलिटीज मौजूद हैं जो किसी भी सुपर स्ट्रक्चर में मौजूद होनी चाहिए, जिनमें से ऑक्सीजन सबसे इम्पोर्टेंट है। एक इंसान खाने के बगैर 3 हफ्तों तक, पानी के बगैर 3 दिनों तक और ऑक्सीजन के बगैर सिर्फ 3 मिनट तक जिंदा रह सकता है। जमीन के 400 किलोमीटर ऊपर ना तो एटमॉस्फेयर है ना सांस लेने के लिए ऑक्सीजन। वहाँ आईएसएस के लिए सबसे बड़ा चैलेंज एस्ट्रोनॉट्स को फ्रेश ऑक्सीजन मुहैया करके देना है। एक एवरेज इंसान को रोजाना 15,000 लीटर या फिर 22 केजी ऑक्सीजन चाहिए। आईएसएस में रहने वाले 9 एस्ट्रोनॉट्स के लिए रोजाना 200 केजी ऑक्सीजन प्रोवाइड करना वाकई ही मुश्किल काम है। यहाँ पे एस्ट्रोनॉट्स के लिए कई दिनों की ऑक्सीजन सप्लाई टैंक्स में मौजूद होती है, ताकि अगर सिस्टम फेल हो जाए तो सप्लाई अर्थ से रॉकेट आने तक इतनी हो कि एस्ट्रोनॉट्स जिंदा रह सकें। आज टेक्नोलॉजी इतनी एडवांस हो चुकी है कि सिर्फ 6 घंटों में अर्थ से आईएसएस तक सप्लाई पहुंचाई जा सकती है, पर सिर्फ एक कंडीशन में, अगर रॉकेट लॉन्च कामयाब हो। ये तरीका है तो बहुत अच्छा लेकिन बहुत महंगा भी है, क्योंकि एक कार्गो रॉकेट का अर्थ से आईएसएस तक जाने में $200 मिलियन का खर्चा आता है, यानी 1650 करोड़ रुपए। खाना और दूसरी सप्लाई तो कई महीनों में एक बार ही भेजी जाती है, लेकिन एक दिन की 200 केजी ऑक्सीजन की डिमांड को पूरा करने के लिए बार बार रॉकेट का इस्तेमाल करना बहुत मुश्किल है। इसलिए आईएसएस अर्थ की डिपेंडेंसी के बगैर ऑक्सीजन खुद बनाता है। आईएसएस में एक छोटी सी मशीन मौजूद है जो और कुछ नहीं बल्कि पानी का इस्तेमाल करके ऑक्सीजन बनाती है। जब पानी से इलेक्ट्रिसिटी को गुजारा जाता है तो वो 2 हिस्सों में टूट जाता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। पॉजिटिव
पॉजिटिव इलेक्ट्रोड्स पर हाइड्रोजन गैस के बबल्स और नेगेटिव इलेक्ट्रोड्स पर ऑक्सीजन के बबल्स जमा हो जाते हैं। अब अगर यही एक्सपेरिमेंट जमीन पर किया जाए तो ये बबल अपने आप पानी से अलग हो जाते हैं, क्योंकि जाहिर है गैस का वजन पानी से कम होता है। लेकिन जैसा कि स्पेस में ग्रेविटी नहीं है, जितना वजन पानी का है उतना ही वजन गैस का, यानी कि 0। तो अब पानी से ऑक्सीजन को अलग करने के लिए पानी को गोल गोल घुमाया जाता है, जिससे सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पैदा होती है, जो कि एक आर्टिफिशियल ग्रेविटी के तौर पर काम करती है। गोल घुमाने से पानी साइड्स पर चला जाता है और बीच में ऑक्सीजन गैस बच जाती है, जिसे मशीन खुद ही कलेक्ट करके कंटेनर्स में डाल देती है। अब आप ये सोच रहे होंगे कि अगर ISS पर पानी से ऑक्सीजन बनाया जाता है तो इतना पानी आता कहां से है? तो यहाँ पर भी शानदार इंजीनियरिंग अपना कमाल दिखाती है। इसी प्रोसेस से निकलने वाली हाइड्रोजन गैस को एस्ट्रोनॉट्स की सांस के जरिए निकलने वाली कार्बन डाइऑक्साइड गैस को आपस में रिएक्ट करवा कर पानी बना दिया जाता है और आखिर में मीथेन गैस बचती है, जिसको वापस स्पेस में छोड़ दिया जाता है। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन के लिए ऑक्सीजन बनाना अपने आप में ही एक बहुत बड़ा चैलेंज है, लेकिन इससे भी बड़ा चैलेंज ये है इस ऑक्सीजन को बचाए रखना, क्योंकि अगर स्पेस स्टेशन में एक छोटा सा भी सुराख हो गया तो इसका नतीजा काफी खतरनाक हो सकता है। एक ही सेकंड में स्पेस स्टेशन फटकर रेजा रेजा हो जाएगा। कुछ अर्सा पहले तबाह होने वाली टाइटन सबमर्सिबल की एग्जांपल हमारे सामने ही है। समुद्र की गहराई में प्रेशर ज्यादा होता है, जबकि टाइटन में कंट्रोल्ड प्रेशर था। जैसे ही उसका हल लीक हुआ, समुद्र के प्रेशर ने उसे 1 सेकंड से भी पहले बुरी तरह से कंप्रेस कर दिया, और जबकि स्पेस में इसका बिल्कुल ऑपोजिट होता है। यहाँ पे बाहर का प्रेशर 0 और ISS के अंदर का प्रेशर कंट्रोल्ड होता है। बिल्कुल टाइटन की ही तरह अगर इसमें छोटा सा होल हुआ तो ये डीकम्प्रेस होकर फट जाएगा। ISS जिस ऊंचाई पर अर्थ को ऑर्बिट करता है, यहाँ पर स्पेस डेब्रीज बहुत ज्यादा हैं, जो कि बहुत तेज स्पीड में यहाँ पर घूम रही होती हैं। इनमें शामिल हैं सैटेलाइट पार्ट्स और सैकड़ों माइक्रो मीटराइड्स। तो सवाल ये पैदा होता है कि ISS इन मीटराइड्स से खुद को कैसे बचाता है? इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन हमारी जमीन को 27,000 किलोमीटर पर आवर की रफ्तार से ऑर्बिट कर रहा है। ये स्पीड इतनी ज्यादा है कि अगर ये जमीन के करीब से इतनी तेज उड़े तो पैसिफिक ओशन को सिर्फ 25 मिनट के अंदर क्रॉस कर सकता है। वही पैसिफिक ओशन जिसको पार करने के लिए कमर्शियल फ्लाइट को 13 घंटे लगते हैं। इतनी तेज स्पीड से अगर इसका टकराव रेत के जर्रे जितने मीटराइड से हो जाए तो ये बिल्कुल ऐसा ही होगा कि 80 की स्पीड से एक गाड़ी किसी दरख्त से टकरा गई। 23 मार्च 2012 को नासा मिशन कंट्रोल ने ISS के क्रू को रेडियो किया कि कुछ स्पेस डेब्रीज सीधा स्पेस स्टेशन की तरफ बढ़ रही हैं। किसी को भी नहीं पता था कि ये डेब्रीज कितनी बड़ी हैं, और लगे हाथ ये सब उनको सिर्फ 6 मिनट पहले बताया गया था। सारा क्रू फौरन लाइफ बोट्स में चला गया, लेकिन खुशकिस्मती से स्पेस डेब्री ISS के बिल्कुल करीब से बिना टच किए हुए गुजर गई। लेकिन ISS को हमेशा किस्मत के भरोसे पर नहीं छोड़ा जा सकता। छोटे मोटे जर्रात से बचने के लिए ISS का हल बुलेट प्रूफ मटेरियल से बनाया गया था। जिस तरह बुलेट प्रूफ वेस्ट में अलग अलग लेयर्स होती हैं, इसी तरह ISS के हल को भी अलग अलग लेयर से मिलाकर बनाया गया था। सबसे बाहर वाली लेयर एल्यूमिनियम की है, उसके बाद एक वोवन मटेरियल की लेयर, और उसके अंदर दोबारा से एल्यूमिनियम की एक लेयर। एक अकेला मेटल इतना ज्यादा मजबूत नहीं होता जितना उसी मेटल को काट कर 2 या 2 से ज्यादा लेयर्स में फैला दिया जाए। ISS पर हर गुजरते वक्त के साथ रेत के जर्रे जितने बारीक माइक्रो मीटराइड हमला कर रहे होते हैं, लेकिन ये ISS की बुलेट प्रूफ लेयर्स ही हैं जो उसको 26 सालों से बचाए हुए हैं। लेकिन अगर कोई बड़ा मीटराइड ISS की तरफ आ जाए, और वो भी गाड़ी के साइज जितना बड़ा नहीं बल्कि सिर्फ 1 इंच जितना, तो इस केस में ISS की इतनी स्पीड पर टकराने से ISS की बुलेट प्रूफिंग भी किसी काम नहीं आएगी। जमीन पर मौजूद मिशन कंट्रोल का क्रू पहले से ही आने वाले मीटराइड की पोजीशन और लोकेशन का अंदाजा लगाए बैठा होता है, और अगर ये नुकसान पहुंचाने जैसा होता है तो पूरे ISS को रास्ते से हटाना पड़ता है। ISS में लगे हुए छोटे थ्रस्टर्स को इस्तेमाल करके इसकी ट्रेजेक्टरी चेंज की जा सकती है, और ये थ्रस्टर्स रॉकेट फ्यूल पर चलते हैं, जो कि ISS के पास बहुत कम होता है। इतना कम कि इमरजेंसी पर्पस के लिए ISS की अर्थ पर डिपेंडेंसी कम करने के लिए इसमें एक ऐसा मैकेनिज्म लगाया गया है जो बगैर रॉकेट फ्यूल का इस्तेमाल किए 4,60,000 kg वजनी ISS की डायरेक्शन को चेंज कर देता है। स्पेस स्टेशन के सेंटर में छोटे छोटे बॉक्सेस लगे हैं, जिनको कंट्रोल मूवमेंट जायरोस्कोप या फिर CMGs कहा जाता है, और ये फुटबॉल फील्ड जितने बड़े ISS की डायरेक्शन को कैसे चेंज करते हैं। इन्हीं बॉक्सेस के अंदर फ्लाई व्हील्स लगे हैं, जो कि 6,600 राउंड्स पर मिनट की स्पीड से घूमते हैं। फ्लाइंग व्हील भारी भरकम गोल पहिए की तरह होते हैं, बिल्कुल वैसे ही जैसे ट्रेन के पहिए होते हैं। जब इनको तेज स्पीड से स्पिन करवाया जाता है तो इसमें एंगुलर मोमेंटम पैदा होता है। ये मोमेंटम ISS की
की पूरी बॉडी में ट्रांसफर होता है और ऐसे में पूरा ISS एक डायरेक्शन में मूव करने लगता है। अगर फ्लाइंग व्हील बहुत तेज घूम रहा होगा तो ISS की डायरेक्शन ज्यादा तेज चेंज होगी और जिस डायरेक्शन में घूम रहा होगा ISS की डायरेक्शन भी उसी तरफ घूमेगी। अगर ISS को ऑपोजिट डायरेक्शन में मूव करवाना हो तो व्हील्स को भी उल्टी डायरेक्शन में स्पिन करवाया जाता है। फ्लाइंग व्हील्स को इलेक्ट्रिसिटी की मदद से घुमाया जाता है जो कि ISS में लगे सोलर पैनल जनरेट करते हैं। सोलर पैनल्स की बात हो रही है तो आपको बताते चलें कि ये सोलर पैनल्स मूवेबल होते हैं क्योंकि ISS इतनी तेजी से अर्थ को ऑर्बिट कर रहा है कि एक दिन में यहाँ पे 16 बार सनराइज होता है और जब सूरज होता भी है तो ये इतनी तेजी से अपनी पोजीशन चेंज करता है कि अगर सोलर पैनल फिक्स होंगे तो उन पर डायरेक्ट सनलाइट नहीं पड़ेगी और फिर वो सही से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस नहीं कर पाएंगे। इसीलिए ये सोलर पैनल्स हर वक्त अपनी डायरेक्शन सूरज की तरफ रखते हैं। ISS में लगे सोलर पैनल्स एक वक्त में 120 किलोवाट इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस करते हैं। ये इतनी ही इलेक्ट्रिसिटी बनती है कि अर्थ पर हम 110 एयर कंडीशनर आसानी से चला सकते हैं। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन पे मौजूद एस्ट्रोनॉट्स से राब्ता करना भी मिशन कंट्रोल के लिए बहुत बड़ा चैलेंज हुआ करता था। इन दोनों के दरमियान कम्युनिकेशन रेडियो सिस्टम से होती है। ये सिग्नल अर्थ को क्रॉस नहीं कर सकते और अक्सर ISS अर्थ के दूसरे पार होता है। इस मसले को हल करने के लिए पहले हवाई जहाज उड़ाए जाते थे जो ISS से रेडियो सिग्नल पकड़कर ह्यूस्टन में मिशन कंट्रोल तक पहुंचाते थे। ये तरीका काफी महंगा भी था और काफी रिलायबल भी। अक्सर औकात ISS से राब्ता 1 घंटे के लिए डिस्कनेक्ट हो जाता था तब तक जब ISS अपना ऑर्बिट पूरा करके मिशन कंट्रोल की रेंज में ना आ जाए। लेकिन आज के वक्त ऐसा नहीं होता। टेक्नोलॉजी की आई तरक्की के साथ हाई अर्थ ऑर्बिट सैटेलाइट की मदद से कम्युनिकेशन का मसला अब हमेशा के लिए खत्म हो चुका है। ISS को जब भी मिशन कंट्रोल से राब्ता करना हो तो पहले सैटेलाइट सिग्नल को कैच करती है, फिर वही सिग्नल सैटेलाइट के नेटवर्क में भेज दिया जाता है और फिर जो भी सैटेलाइट रेंज में होती है वो सिग्नल को पकड़कर ह्यूस्टन मिशन कंट्रोल तक रिले कर देती है। इस तरह अब चंद सेकंड्स के डिले के साथ ISS में मौजूद एस्ट्रोनॉट्स अब आसानी के साथ अपनी फैमिलीज के साथ कनेक्ट हो सकते हैं। दुनिया भर के साइंटिस्ट पिछले 26 सालों से ISS को सेल्फ सफिशिएंट बनाने में लगे हुए हैं। एक ऐसा स्पेस स्टेशन जिसको अर्थ की जरूरत कम से कम पड़े। इसी मकसद से कई इन्वेंशंस तो की जा चुकी हैं पर अभी भी बहुत सी ऐसी रिक्वायरमेंट्स हैं जिनको पूरा करने के लिए अर्थ की मदद लेना जरूरी है, जैसा कि खाने का सामान और पानी को फिल्टर करने के लिए केमिकल, स्पेयर पार्ट्स और क्रू की शिफ्टिंग, क्योंकि एक एस्ट्रोनॉट स्पेस में 8 महीनों से ज्यादा देर तक नहीं रह सकता। इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में मुख्तलिफ तरह के एक्सपेरिमेंट्स करने के लिए कई लैब्स भी मौजूद हैं जिनमें ज्यादातर एक्सपेरिमेंट्स ह्यूमन बॉडी पर किए जाते हैं। मकसद सिर्फ एक है कि जब ह्यूमन मार्स पर या डीप स्पेस में जाएंगे तो उनको किन किन मुश्किलात का सामना करना पड़ सकता है। ISS जमीन से सिर्फ 6 घंटे की दूरी पर है, लेकिन जब इंसान मार्स पर जाएंगे तो वहाँ पर ना तो जमीन का सपोर्ट होगा और ना ही वापसी का रास्ता इतना आसान होगा। उम्मीद करता हूँ कि आपको आज की वीडियो इंफॉर्मेटिव लगी होगी। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। गुड बाय।